हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को प्रश्न बताने वाला हूं। और 24 मार्च को जो हिंदी का पेपर है उसमें 100% यही प्रश्न आएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पहला प्रश्न देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लिखा हुआ है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। जो संस्मरण लेखक है तो किसी एक संस्मरण लेखक का आपको नाम बताना है। देखो संस्मरण लेखक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं किसी एक संस्मरण लेखक, जैसे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी जी एक संस्मरण लेखक हैं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं बनारसी दास चतुर्वेदी। ओके, ये कौन है? एक संस्मरण लेखक हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का पहला जो संस्मरण लेखक है वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। एंड और मैं आपको एक और बता देता हूं, ये फर्स्ट है और सेकंड आप लोग संस्मरण लेखक समझ लीजिए। मैं आपको दो संस्मरण लेखक बता देता हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर एक ना याद हो तो दूसरा आप लिख दो। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर भी एक संस्मरण लेखक हैं। कन्हैया लाल, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ओके, कन्हैया लाल मिश्र, यहां आप लोग कॉमा लगाकर प्रभाकर लिख देना। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको तैयार करके ही जाना है। जितना मैं प्रश्न बताने वाला हूं इन सारे को आपको तैयार करके जाना है। ओके, यहां से 100% आपके कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो, यहां क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए या फिर एकांकीकार का नाम लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं जो एकांकीकार है वो आप लोगों को पता होगा। वो कौन है एकांकीकार? जैसे आपके जो एकांकी के जनक हैं वही है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, याद रखना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो आप लोग इसे याद रखना। इनकी एकांकी जो है वो है दीपदान। क्या है इनकी? एक ये प्रसिद्ध एकांकी दीपदान है, ठीक है। तो ये एकांकीकार हैं और ये जो एकांकी है इनका दीपदान है, ठीक है। तो ये याद रखना। याद हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखो। जो उपन्यासकार हैं तो किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखना है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम, तो वो आप लोग याद रखना। उत्तर आप लोग लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपकी जो उपन्यासकार है वो प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र, जो कि आप लोगों का इनका उपन्यास पता होगा। बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं ये उपन्यास। जैसे इनका उपन्यास है, जैसे गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है, ये सारे इन्हीं के उपन्यास हैं। तो ये हमारे हैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध उपन्यासकार या फिर उपन्यास लेखक। ओके, यहां आप लोगों का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान से समझना। लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखो। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक विधा है वो बताना है, जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। पहला आप लोग समझो जो है आप लोगों का चंद्रगुप्त। पहला नाटक क्या है? चंद्रगुप्त। देखो मैं आपको दो बता देता हूं, दोनों आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो पहला नाटक इनका याद रखना चंद्रगुप्त, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और दूसरा जो नाटक है वो याद रखना, दूसरा स्कंदगुप्त। इनके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। मतलब जयशंकर प्रसाद जी के ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आपको याद रहेगा, याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको विधा बताना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। लिखा क्या है आप लोग पहले ये समझो कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। आपको विधा बताना है। जैसे आपके कई सारी विधाएं होती हैं, कहानी विधा, उपन्यास विधा, आत्मकथा विधा, ठीक है, ऐसे कई सारी विधाएं होती हैं। तो अब आपको ये बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। एक रचना है जो कि हरिवंश राय
बच्चन जी के अभी मैंने कल ही पढ़ाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना तथा उनके लेखक का नाम। तो ये जो है ना इनके मतलब किस विधा पर है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका आत्मकथा विधा पर है। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा, याद रखना, आत्मकथा विधा पर। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा पर, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखा हुआ है किसी एक यात्राविद लेखक का नाम लिखिए। किसी एक जो यात्राविद, जो यात्रा करते हैं, उनके लेखक का नाम लिखना है। तो वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे वो हैं राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है, तो यहां मैं आपको लिख कर समझा देता हूं। देखो ये सारे क्वेश्चन समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको नोट कर लो और आप लोग तैयार कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं आपको बताने वाला हूं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यहां देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है रीति काल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम। देखो रीति काल की विशेषताएं और कवियों दोनों को पूछा जाता है। देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर यहाँ 17, 19, 18 यानी कि 19। जैसे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लो, आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर ये अभी तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो कि हिंदी में ये सारे नंबर फिक्स हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना। तो यहां देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रीति काल के दो प्रमुख कवि, जो रीति काल के कवि हैं तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो रीति काल आपको बताया है मैंने, रीति काल के जो आप लोग हेडिंग जरूर डाल देना ऊपर ब्लैक पेन से कि रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं एवं उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। जैसे मैं आपको एक एक बताता हूं। जैसे पहला आप देखो भूषण, भूषण जो है रीति काल के कवि हैं और इनकी जो रचना है शिवा बामनी और शिवराज भूषण, ये इनकी दो रचनाएं हैं। कौन है? शिवा बामनी और शिवराज भूषण, ये किसकी रचना है? भूषण जी की। और सेकंड जो है ना रीति काल के आपके कवि वो है बिहारी, और बिहारी लाल जी की जो रचना है वो क्या है, वो तो आपको पता होगा, वो है बिहारी सतसई और इसमें 700 दोहे हैं। ये आपके बिहारी लाल जी की आपकी रचनाएं हैं। तो ये रीति काल के कवि तथा उनकी दो दो रचनाएं, समझ में आया? ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन इसमें से 100% फिक्स है कि आएगा 2 मार्क का, ठीक है। तो आई होप कि आप तैयार कर लोगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है भाई, हर साल आता है, तो 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा 24 मार्च हिंदी के पेपर में, ठीक है। लिखा हुआ है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता इस प्रकार है। जैसे आपको बताना रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो रीति काल है, रीति काल की प्रमुख आपको प्रवृत्तियों या फिर आप लोगों को विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ठीक है, संक्षेप में। तो यहां आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैं आपको 3 विशेषताएं बताऊंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही आएगा, 2 आएगा 2 नंबर का, ठीक है। लेकिन आपको तीनों याद रखना, अगर एक भूल जाओ तो आप दूसरा लिख देना। जैसे पहला आपका विशेषता है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। जो रीति या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीति काल की विशेषता या फिर प्रवृत्ति। सेकंड है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस की प्रधानता। ये आपको तैयार ही कर लेना है, ये विशेषता जो मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 आप विशेषता तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में 2 आएगा तो इन तीनों में से कोई 2 लिख देना। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना वैसे भी तैयार हो गया होगा, श्रृंगार रस की प्रधानता, और तीसरा तैयार करना है दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता, ठीक है। तो तैयार कर लेना। या हम देखो अगला क्वेश्चन, ये सारे आपके वायरल क्वेश्चन हैं जो हिंदी के पेपर में आएगा तो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि छायावाद युग की 2 कवियों का नाम तथा उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। जो छायावाद युग है उनके मतलब 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। देखो आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं। देखो जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी को आप याद रखना, छायावादी युग के लेखक हैं या फिर कवि हैं, ठीक है। और इनकी जो मतलब रचना है वो है कामायनी और आशु। बहुत सारी रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, ये सारी इन्हीं की रचना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कामायनी और आंसू जरूर याद रखना है। ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला दूसरा है महादेवी वर्मा जी, छायावादी युग के कवि हैं, और इनकी यामा और दीपशिखा, ये दोनों रचनाएं हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो ये 2 मार्क्स आप फिक्स कर लोगे ना, मतलब ऐसा लिख कर आओगे तो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, आपका नंबर 1 भी मार्क एग्जामिनर नहीं काटेगा,
ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि छायावाद युग के आपके 2 कवियों और उनकी 2 रचनाओं का नाम। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख कर आना। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग देखो, लिखा हुआ प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों व फिर उनकी एक एक रचना का नाम लिखो। मतलब जो प्रयोगवादी धारा है, देखो एक है प्रयोगवादी, एक है प्रगतवादी। तो आपको यहां प्रयोगवादी धारा के बारे में बताना है, जो प्रयोगवादी है। तो प्रयोगवादी धारा के आपके 2 कवि का नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला आप याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय। देखो लिखने में गलती मत करना, क्योंकि ये आप देख लो, ऐसा लिख कर प्रैक्टिस कर लो, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय। ठीक है। और इनकी जो आप लोगों की रचना है आंगन के पार द्वार, क्या है? आंगन के पार द्वार। ये इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय जी का। और दूसरा जो है प्रगतवादी धारा के कवि, वो है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जी की जो रचना है वो है कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया। तो ये याद रखोगे ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये सारे आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, ये सारे आपको लिख कर आना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। जो छायावादी युग है उनकी 2 प्रवृत्तियां, या फिर प्रवृत्तियों को विशेषताएं भी कहा जाता है। इनके 2 नाम है, प्रवृत्तियां और विशेषताएं। ठीक है, तो मतलब आपको यहां हेडिंग डालना है सबसे पहले, छायावाद युग काव्य की प्रमुख जो विशेषता, या फिर हेडिंग में मतलब ब्रैकेट में लिख देना प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। इस प्रकार मतलब मैं आपको 3 बता रहा हूं। पहला प्रेम सौंदर्य का चित्रण, जो कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है प्राकृतिक का मानवीयकरण, प्राकृतिक का मानवीयकरण। तीसरा है रहस्यवादी भावना। क्या है? रहस्यवादी भावना। तो अगर ये तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, जैसे छायावाद युग की विशेषता, रीतिकाल की विशेषता, प्रगतवादी युग की विशेषता, यही 3-4 विशेषता में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं सारा बता दूंगा, जो आपको बता रहे हैं इतना तैयार कर लो बस। ठीक है, ये हमारा है छायावाद युग की विशेषता, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना। अब देखो अगला जो हमारा विशेषता है वो है प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषता। जो प्रयोगवादी कविता है, अब प्रयोगवादी कविता की मैं आपको 2 विशेषता बता देता हूं। ठीक है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे पहला आप लोग देखो, पहला है कि नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह। नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह एक आसान सा आपको विशेषता लग रहा होगा, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह। और दूसरा है कुंठा एवं निराशा का स्वर। क्या है? कुंठा एवं निराशा का स्वर। यह है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं, जो कि इस प्रकार हैं। मैंने दोनों विशेषता बता दिया, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह एंड कुंठा और निराशा का स्वर। देखो हर एक बुक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। तो और अगर आपको विशेषता याद है तो और लिख देना, अलग भी टाइप का लिख सकते हो, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि प्रगतवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो प्रगतवादी युग है, ठीक है, प्रगतवादी युग के बारे में बताना है। तो यहां आप लोग उत्तर लिखना कि प्रगतवादी युग के काव्य के प्रमुख जो आप लोगों का विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, प्रगतवादी युग अलग है, प्रयोगवादी युग अलग है। ठीक है, दोनों का आपको विशेषता याद रखना है। जैसे पहला देखो, साम्यवादी विचारधारा, और यहां ब्रैकेट में लिख देना विशेष रूप से कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित, मतलब साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। ठीक है, दूसरा है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है छंदों की बंधन की उपेक्षा, छंदों की बंधन की उपेक्षा। तो ये अगर आप 12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके लिए ये जान लो आपका बिल्कुल फिक्स है मार्क, मतलब जो पूछा जाता है हिंदी साहित्य का। तो ये आपको तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, और आप लोग ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गद्यांश जो है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गद्यांश तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो 6 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि ये गद्यांश अभी तक मैंने नहीं बताया है आपको। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये वायरल गद्यांश है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको चुटकियों में बता दूंगा कैसे गद्यांश लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है। आपको संदर्भ चुटकियों में लिखना आ जाएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो गद्यांश हल करने का सही तरीका देखो, यहां आपको सबसे पहले इसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लो, फिर आप देखना
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका ज्वर? कुसंग, कुसंग का ज्वर। यह केवल नीति और सद्बुद्धि की ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुरी ईवा संगति, संगति मतलब क्या होता है? मित्रता, मित्रता करना, मित्र बनाना, संगति। ठीक है, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना, ये आपको समझ में आ गया कि संगति आए तो आप समझ लेना मित्रता चैप्टर से लिया गया है। कहीं भी संगत आए, क्योंकि संगत मतलब होता है मित्र। यदि बुरी होगी उसकी संगत, उसकी मित्रता, उसके मित्र यदि बुरे होंगे तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन ब दिन मतलब दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएंगी। अवनति मतलब होता है कि मतलब दरिद्रता, उनको उन्नति नहीं होगा और वो पीछे जाएंगे। और यदि अच्छी होगी, और यदि उनकी संगति अच्छी होगी, मित्रता अच्छी होगी, तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब अंडरलाइन जितना है उसके हमें व्याख्या भी करना पड़ता है। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 मार्क का आता है। तो सबसे पहले आप रेखांकित अंश यहां से शुरू है, यहां से और यहां तक है, ठीक है, जाएगी। तो यहां आप लोग देख लो, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, ये आप ध्यान से पढ़ लेना। रेखांकित अंश को और ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेखांकित अंश, ठीक है। अब आप क्या करना कि यहां आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन आपको और अच्छे से पता चलेगा। आ नंबर पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों एक ही है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप दूसरे टाइप से। 12 नंबर आपसे पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 मार्क का। रेखांकित अंश आप ध्यान से पढ़ना, उसकी व्याख्या करना। थर्ड आपका 7 नंबर पूछेगा, कुसंग का प्रभाव क्या होता है, या कुसंग का क्या प्रभाव होता है। मतलब ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन तीनों का अगर आप सही आंसर दे दोगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। संदर्भ लिखने के लिए मैंने आपको बताया, संगति बुरी होगी तो यानी कि मित्रता बुरी होगी, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आपको ये पहले का आंसर मिल गया, ओके। तो बोर्ड एग्जाम में आप सबसे पहले ये क्या करना, यहां आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल देना। क्या? संदर्भ हेडिंग डाल देना अच्छे से, ठीक है। आगे आपका आ वाला क्वेश्चन है तो आ डाल देना, ठीक है, आ, और यहां आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर देना ब्लैक से। अब आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख कर आना, अगर इस चैप्टर से कोई भी आपका गद्यांश आता है, कोई भी गद्यांश आए। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण, जो आपका ये दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यावतरण। प्रस्तुत गद्यावतरण। अब आपको इस चैप्टर के मतलब लेखक का नाम लिखना है, आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मित्रता के मतलब रचयिता। आचार्य, सॉरी यहां आपको आचार्य कर देना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से समझना, सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, पूरा आपका सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। यहां आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, इसके मतलब लेखक द्वारा लिखित, यहां अब आप लोगों को लिखना है द्वारा लिखित, ओके, द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित, एवं हमारी पाठ्य पुस्तक में है, तो एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखोगे? पाठ्य पुस्तक। जैसा बता रहा हूं ना ऐसे बोर्ड एग्जाम में छाप देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ देखो ब्लैक पेन का ध्यान रखना, जैसे मैंने लेखक का नाम लिखा है तो ब्लैक से। अब यहाँ हिंदी आपका मतलब हिंदी पूरा इसका भाग है तो आप ब्लैक से लिखना, यार एग्जामिनर आपके मतलब आकर्षित हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, देखो हिंदी का एक भाग है तो इसे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, गद्य खंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, में संकलित, गद्य खंड में यह है ना, में संकलित। अब आपको चैप्टर का नाम लिखना है, इस चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ट्रिक कैसे जानोगे कौन सा चैप्टर है, तो वो आपका कौन सा चैप्टर है? मित्रता, ठीक है। तो मित्रता आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा इस चैप्टर के हर एक गद्यांश जो आपका गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नामक आपका निबंध से अवतरित है, ये किस विधा पर है? निबंध है, ठीक है, निबंध से अवतरित है, अवतरित मतलब लिया गया है, अवतरित है।
तो ऐसे अगर आप संदर्भ बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे ना, मतलब एक बात याद रखना, जैसे मैंने लेखक का नाम ब्लैक से लिखा है, पाठ का नाम ब्लैक से और हिंदी ब्लैक से, ये 3 चीज ब्लैक से लिख देना बोर्ड एग्जाम में, फुल मार्क मिल जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले इस पर 2 मार्क मिलेगा, एज इस पर, ठीक है। एज ये आपका जो आपका संदर्भ लिखने के लिए आता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, यहाँ से पाठ का नाम आपका ये है मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको दूसरा टाइप मिलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लो। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कोई याद नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम में याद नहीं करता, केवल आपके अंदर डर होता है। तो आपको इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसी चीज को आपको लिख देना है। जैसे यहां लिखा क्या है, ये देखो, किसी युवा पुरुष, सबसे पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके मतलब व्याख्या आपके मन में आता चला जाएगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अगर कोई युवा पुरुष है, अपनी कमाने की उम्र में है और उसकी संगति बुरी है, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, अर्थात वो चक्की की तरह उसके पैरों में बन जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा, वहीं एक जगह पर ठहरा रहेगा और वो दिन ब दिन मतलब उन्नति नहीं कर पाएगा और पीछे जाएगा कि गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इसको पढ़ने के बाद आपको इसका संदर्भ, आपको मतलब संदर्भ बता दिया, व्याख्या आपको आपके मन में आ गया होगा कि इसको अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो व्याख्या आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो, कोई याद नहीं करता इसे, ठीक है। तो चलो हम लोग बताते हैं इसका व्याख्या कैसे लिखें। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना, ब्लैक से अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैंने लिखा कैसा, ये ध्यान से समझना। मानव जीवन में जो युवा अवस्था है ना, युवा अवस्था, जिस अवस्था आपकी युवा अवस्था होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह से रोक लेती है। कुसंगत मतलब यदि उसकी संगत बुरी होगी, उसके जो दोस्त होंगे वो बुरे होंगे, तो उनकी जो प्रगति है, उनकी जो उन्नति है, इसी तरह रोक लेती है। जिस प्रकार पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर, जैसे अगर पैर में एक भारी सा पत्थर बांध दिया जाए तो वो जो मनुष्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, जैसे अगर आप कुसंगत यानी कि आपका जो मतलब संगति है वो बुरा है, तो वो पैर में बंधे पत्थर के समान होता है, जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। वरन यानी कि वो बाद में गिर जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ने के लिए लेकिन गिर जाओगे, वरन प्रायः उसे गिरा देता है, ठीक है। यहां आप लोगों को दोबारा मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन, ठीक है, पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। मतलब पतन के मार्ग मतलब होता है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मतलब सारी चीजें पतन होने लगता है, ठीक है। पतन के मार्ग पर क्या होता है, दिन ब दिन आपका होता रहता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि संगति अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी तो हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाहु अर्थात सहारा होगी या फिर होती है। अगर आपकी संगत अच्छी है, आपके मित्र अच्छे हैं, तो हमें गिरने नहीं देते, मतलब हमें गिरने नहीं देते, ठीक है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती हैं। मतलब उन्नति के पथ पर आपको आगे बढ़ाएंगी, आपकी बुद्धि को वृद्धि करेंगी, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जीवन में शुद्ध और सात्विक तथा उन्नति बनाती हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। देखो मैंने केवल मित्र के बारे में बताया है, बुरा मित्र यानी कि कुसंगत मित्र और अच्छे मित्र के बारे में, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यही इतना लिखना है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत यदि आपकी संगति अच्छी होगी तो हमारे लिए एक सुदृढ़ बाहु अर्थात सहारा होती है, जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा 2 मार्क का, जो कि इस पर ध्यान से लिखना होगा कि कुसंग का प्रभाव कैसा होता है। तो कुसंग का प्रभाव मैंने लिखा है, आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यहां आपको शुरुआत में ही लिखा है कि कुसंग का प्रभाव सबसे भयानक होता है गद्यांश में।
यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है। अगर इतना लिखोगे तो 2 मार्क आपको मिल जाएगा, मतलब यहां से आपको 6 मार्क गद्यांश में मिल जाएगा, जितना मैंने बताया। अगर इतना करके आओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। ये पूरा आपका है, आपका ऐसे गद्यांश बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसकी व्याख्या, उसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, ठीक है, बस आपका व्याख्या हो जाएगा। तो ये आपका है गद्यांश। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है पेपर देने से पहले। ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको संदर्भ इसका लिखना है बोर्ड एग्जाम में, प्रसंग लिखना है, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। काव्य सौंदर्य लिखने का ट्रिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पद्यांश का ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल को हिलाए, ठीक है, कमहुलाए। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है और इसके जो मतलब कवि कौन है। इतना पता होगा तो आपका संदर्भ में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर मैं आपको प्रसंग बताऊंगा, फिर व्याख्या। तो संदर्भ आपका ये जो है ना, इसके जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं और ये नीति पार्ट से लिया गया है, ठीक है। भक्ति नीति में जो आपका नीति वाला है शीर्षक, उससे उद्गृत है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ब्लू पेन से, इधर आप लोग अंडरलाइन कर लेना संदर्भ के नीचे, और लिखना प्रस्तुत दोहा। ये आपका क्या है, कौन सा छंद है, दोहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको याद रखना है। जो प्रस्तुत दोहा है, ये जो दोहा दिया हुआ है कविवर, कविवर। अब आपको यहां देखो विहारी लिखना है विलेख से, क्योंकि ये इस पाठ के कवि हैं, रचयिता हैं, ठीक है। विहारी, कविवर विहारी, ठीक है, द्वारा रचित। ध्यान से समझना, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, द्वारा रचित। अब आपको इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विहारी सतसई। क्या है, विहारी सतसई। उसको आपको विलेख से लिखना है क्योंकि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विहारी सतसई, ठीक है। से हमारी पाठ्य पुस्तक, विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ जो हिंदी लिखना ना, वो विलेख से लिखना है, क्योंकि हिंदी आपको विलेख से लिखना है, लेकिन पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। अब हिंदी के ये कौन से खंड में है, काव्य खंड में। तो हिंदी के काव्य खंड, ठीक है। एक होता है पद गद्य खंड, एक होता है, इसे आप पद्य खंड भी कह सकते हो या फिर काव्य खंड, ठीक है। में संकलित, ध्यान से समझना, ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, में संकलित। अब आपको इस चैप्टर का नाम है नीति। क्या नाम है, नीति। तो आपको ऐसे लिख देना है ब्लैक पेन से, नीति शीर्षक से उद्गृत है, शीर्षक से उद्गृत है। बस ये आपका हो गया आपका पूरा संदर्भ। देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पाठ का नाम, ये जो आपको लिखना है, ये मतलब लेखक जो कवि हैं वो, और जो पाठ का नाम है नीति, और ये जो इनकी मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, इसको विलेख से लिखना है बस। अब आपको यहाँ प्रसंग कैसा लिखना है, जो आप लोगों का प्रसंग है, इसको आपको जैसे आपका इसके बारे में थोड़ा सा छोटे में लिख दो, जैसे जो आपका पद्यांश दिया हुआ है। तो प्रस्तुत दोहा जो है, ये आपका दोहा है। तो प्रस्तुत दोहे में जो कवि ने धन जो है ना, धन के बढ़ने के साथ साथ, जैसे जब धन बढ़ जाता है तो धन के बढ़ने या फिर बढ़ने पर जो मन पर प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया है। धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है, या फिर पड़ने वाले, ठीक है, पड़ने वाले, फिर आपको प्रभावों या फिर प्रभाव का वर्णन किया है। बस इतना सा आपको लिखना है। ये आपका एक छोटा सा भाग है, प्रभावों का वर्णन किया है। तो ये हमारा हो गया मतलब आपका प्रसंग। ये आपको प्रसंग इतना लिखना है, पूरा प्रसंग है, ये आपका संदर्भ है। अब व्याख्या कैसे लिखना है ये समझो। व्याख्या पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। लिखा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल कुम्हिलाए, ठीक है। अब इसका व्याख्या आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा।
तो व्याख्या ध्यान से देखो, व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देना। लिखा है कवि का कथन है, यानी कि कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल पर, ठीक है, मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है जब धन रूपी, देखो धन की तुलना किससे की गई, जल से, और मन की तुलना कमल से। तो जब मतलब जैसे धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जब तालाब में पानी मतलब बढ़ता जाता है तो कमल भी बढ़ता चला जाता है, मतलब उसका जो डंठल है वो भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से जब धन बढ़ता चला जाता है तो मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं, किंतु धन के यानी कि जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। लेकिन जब तालाब में पानी कम हो जाता है ना, तो वो जो कमल है वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वहीं से नष्ट हो जाता है, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सभी नष्ट हो जाता है। और धन के बढ़ जाने के साथ मतलब धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी, कहने का मतलब है कि धन के अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। परंतु धन के घट जाने के साथ साथ जो धन घट जाता है तो मन की इच्छाएं नहीं घटती। ठीक है, तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख में मारे हुए के समान हो जाता है। बस इतना सा व्याख्या करना है, एक छोटा सा व्याख्या है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य, देखो ये चीज जो है ना, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपका भाषा एक ही है, ब्रज भाषा, और दोहा है, छंद आपका दोहा ही है, और ये जो शैली है मुक्तक ही है, और ये जो आपका पद्यांश है ये आपका शांत है। ठीक है, अलंकार में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे आपको अलंकार पहचानना आना चाहिए। जैसे बढ़त बढ़त घटत घटत में पुनरक्ति प्रकाश अलंकार है, और संपत्ति सलूल मन सरोज में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, और गुण जो है आपका प्रसाद गुण एक ही होता है। तो ये हमारा पूरा पद्यांश है, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। आप देख सकते हो काव्य सौंदर्य भी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ऐसे अगर आप पद्यांश लिखोगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा, एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। तो ऐसे आप लोग पहले क्या करना, पहले संदर्भ लिखना, फिर आपको प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखना, फिर काव्य सौंदर्य भी लिख देना बोर्ड एग्जाम में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिख कर आओगे आपको फुल मार्क मिलेगा, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है, ऐसे ही पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ये है आज का हमारा हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जो 24 मार्च को आपको हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। 100% ये सारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही और भी वीडियो चाहिए कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।